अब आज की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी वो आपको बताते हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो दिल्ली में बीजेपी की बैठक हो रही है और जिसमें आगे के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा यूपी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। यूपी में काशी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल बैठक करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। इसके अलावा पंजाब की सियासत से आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा उसके नाम का ऐलान आज संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे। इसके लिए बाकायदे एक पीसी होगी और प्रधानमंत्री मोदी को मारने की धमकी दी गई थी एक नेता की तरफ से, वो भी कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष की तरफ से। अब उन्होंने सफाई दी है और आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। तो आज की ये बड़ी खबरें हैं और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल प्रचार शुरू हो रहा है। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और जिसमें करीब 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में विधायक और क्षेत्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जिसमें जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अब वर्चुअल रैली की बात कही थी, अब इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में करने वाले हैं। नमो ऐप के जरिए वर्चुअल संवाद करेंगे अपने 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ। और हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। नमित, अब डिजिटल कैंपेनिंग की शुरुआत हो रही है और उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? चुनाव आयोग ने जो है लगाई है, उसके बाद अब जो सोशल मीडिया के थ्रू लोग जो है वो प्रचार करे, तमाम जो नेता है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करे। और जब से चुनाव आयोग ने चुनावों का ऐलान किया है तारीखों का, उसके बाद पहला ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का, जो आज खुद लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर तकरीबन 10,000 बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, जिसमें बूथ अध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं, उनको संबोधित करेंगे। और खुद बीजेपी की जो सोशल मीडिया की टीम है, उन्होंने ट्विटर पर एक जानकारी साझा की है। दिन में 11 बजे जो है वर्चुअली रूप से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसमें बूथ प्रभारी होंगे, बूथ अध्यक्ष महानगर होंगे और जिला के बूथ अध्यक्ष जो है। ठीक है नमित, बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल कैंपेनिंग की शुरुआत करेंगे। यूपी चुनाव से जुड़ी आज की एक और बड़ी खबर बताएं आपको। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। थोड़ी देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस बैठक में बीजेपी के जो साथी हैं, यानी जो गठबंधन के साथी हैं, उनके उम्मीदवारों पर भी मंथन किया जाएगा और आगे के चरणों के जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम पर मंथन किया जाएगा। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी हैं और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अब समय कम है और ऐसे में बीजेपी जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, जैसे कि वो उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में अपने तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर सके। क्योंकि पहले चरण के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की 107 जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी। बाकी के जो उम्मीदवार बचे हुए हैं, जो छूट गई थी, उसके लिए कहा गया था कि जो हमारे गठबंधन के साथी होंगे उनके लिए उसको छोड़ा गया, उस पर मंथन किया जाएगा। तो अब ये मंथन का दौर शुरू हो चुका है। 11 बजे फिर बैठक होगी और दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है। अब आगे के जो चरणों के उम्मीदवार होंगे उनके नाम पर मंथन किया जाएगा। और नीरज मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नीरज, अब देखिए पहले चरण के और दूसरे चरण के 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था, लेकिन उस वक्त काफी जो सीट थी उनको छोड़ा गया था और उस वक्त जब आप लोगों ने सवाल किया था तो ये हुआ था कि बाकी जो गठबंधन के साथी हैं उनके लिए छोड़ा गया है, कुछ काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो अब जो बैठक हो रही है उसमें क्या उम्मीद की जाए कि गठबंधन के साथ साथ बाकी चरणों के जो उम्मीदवार उनके नाम पर मंथन हो जाएगा? जी हाँ, देखिए इस समय बेहद क्रूशियल है। अगर कहा जाए कि भाजपा और उसके गठबंधन के लिए अगले 24 घंटे में बहुत कुछ निकल कर सामने आया है कि गठबंधन की जो सीटें हैं वो कहां पर दी जाए, कहां पर उनके प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है। ये बात गठबंधन ने रखी है कि उन्हें ये सीटें दी जाएं, जैसे जौनपुर की शाहपुर सीट, शाहगंज सीट है, इसके अलावा प्रतापगढ़ की सीट के लिए अपना दल ने दावा ठोका। तो ऐसी तमाम सीटों को लेकर मंथन चल रहा है कि जो गठबंधन के उनके साथी हैं, अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी हो, ये दोनों
अपनी अपनी जहां पर इनकी संख्या सबसे ज्यादा है ये वहां पर अपनी सीटों की मांग कर रही है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इनको संतुष्ट करती है, क्योंकि गठबंधन का संतुष्ट होना इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है। और नीरज, एक चीज और है, गठबंधन को संतुष्ट करना भी होगा और दूसरे जिताऊ उम्मीदवारों पर ही बीजेपी दांव खेलेगी, चाहे वो अपनी पार्टी के हों या फिर सहयोगी पार्टी के हों। तो उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा होगा कि नहीं भाई, जो बेहद जिताऊ, जिन पर भरोसा है, उन्हीं को हम टिकट देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो गठबंधन के करीब 15 सीटों के आसपास बताया जा रहा है कि ये दी जा रही हैं, तो इनमें कौन लोग लड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि गठबंधन के जो साथी होते हैं वो अपने जानने वाले को या अपने रिश्तेदार को या इस तरह के लोगों को उस जगह से उतार देते हैं, लेकिन ये भी हिस्ट्री देखी जाएगी कि उसका राजनीतिक जो चरित्र है वो पिछला कितना रिकॉर्ड कितना साफ है। अगर गठबंधन की 15 यानी 30 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिले या वो नहीं जीते, तो समझिए कि 30 सीटों का नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी स्क्रूटनी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरा खेल यानी अंकगणित का है नीरज, और इसी अंकगणित को भिड़ाने में दिल्ली में महामंथन चल रहा है। करीब एक हफ्ते से बैठकों का दौर चल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, सारी जो कोशिश हो वो 203 नाम की एक संख्या है वहां पर है, क्योंकि यहीं पे सिंहासन तय होगा कि विधानसभा में कौन पहुंचेगा। अंक गणित लगाते रहिए, 403 सीटों का दावा तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जादुई आंकड़ा वो 203 का है। और यहां तक पहुंचने के लिए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सभी 203 के टारगेट को लेकर चल रही है। दावे भले 300 और 350 के हों। लेकिन नीरज देखिए, यहाँ पे बीजेपी के सामने एक चुनौती ये भी होगी कि भाई जो उनके साथी हैं उनको नाराज न किया जाए, उनको जितनी वो सीट मांग लगभग उतनी सीट दिया भी जाए, और उस पर ऐसा भी ना हो कि 2022 के चुनाव में अगर 30 सीट इनको दिया जाए और उसमें मैक्सिमम पे लोग अगर हार जाए तो बीजेपी की ही किरकिरी होगी। तो ऐसे में कई बार ये भी देखा गया है कि उनकी सीट पर बीजेपी अपने लोगों को लड़ा देती है चुनाव। तो क्या इस पर भी ऐसा इस बार भी संभव है क्या? जी नहीं, देखिए, जो गठबंधन के दोनों साथी हैं, अपना दल और निषाद पार्टी, इन दोनों के पास अपने उम्मीदवार हैं जो कि इन सीटों पर लड़ेंगे। क्योंकि जो पहले इनके उम्मीदवार लड़े थे यानी 2017 में, वो ज्यादातर छोड़कर भाग चुके हैं। और लोग जानते हैं कि इस तरह की जो छोटी पार्टियां होती हैं वो प्रत्याशियों को टिकट किस तरह देती हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, एक ओपन सीक्रेट है। लेकिन इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है जिताऊ चेहरे आप दीजिए, जिसपे हम उस पर दांव लगा सके। क्योंकि चाहे आप जीते चाहे हम जीते, सरकार हमें मिलकर बनानी है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो 2017 में जो 325 का जादुई आंकड़ा था, जो इतिहास बनाया था, कम से कम उसके आसपास इस बार भी रहने की कोशिश करेगी बीजेपी एनडीए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब की सियासत से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आज पंजाब में आपके सीएम चेहरे का ऐलान किया जाएगा और इसके लिए आपके संयोजक 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अरविंद केजरीवाल। हालांकि जो खबर आ रही है इस रेस में भगवंत मान का नाम सबसे आगे चल रहा है और आज 12 बजे अरविंद केजरीवाल नाम का खुलासा करेंगे। और इसके पहले उन्होंने एक फोन नंबर जारी किया था और पंजाब की जनता से कहा था कि सीएम आप चुनेंगे, और उसके लिए फोन नंबर जारी किया गया था। उस पर लोगों के सुझाव मांगे गए थे और उस सुझाव के आधार पर अरविंद केजरीवाल फिर तय करेंगे कि कौन पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। तो अब देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है जब अरविंद केजरीवाल ने बयान देते हुए लोगों से सुझाव मांगा था और एक फोन नंबर दिया था। और भगवंत मान, चूंकि वही एक बड़े चेहरे हैं, सांसद भी हैं, तो कयास लगाया उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और कुलवीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं पंजाब की सियासत पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुलवीर, पंजाब की सियासत में आज एक भी बड़ा घटनाक्रम होना है कि भाई आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा कौन। जो फोन नंबर जारी किया गया था, एक अलग प्रयोग किया गया पंजाब की सियासत में, तो क्या उस पर सुझाव आए? जी बिल्कुल, क्योंकि कल 17 तारीख को शाम 5 बजे तक जो फोन नंबर था वो चालू रहा और उस पर जो लोग थे उन्होंने अपनी राय दी है। और जो आंकड़ा दिया है आम आदमी पार्टी ने, उसके मुताबिक 21 लाख से ज्यादा लोगों ने संपर्क किया है और अलग अलग नाम जो है वो सुझाए हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा नाम किसका लिया गया है वो आज खुलासा करेंगे। अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब बताएंगे कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा कौन चुना है। अच्छा कुलवीर, अगर हम पंजाब की सियासत को समझे, क्योंकि आप बड़े करीब से इस पर नजर रख रहे हैं, तो पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी के पास चेहरे कौन कौन से? एक जो बड़ा चेहरा नजर आता है वो भगवंत मान है, और आखिर ऐसा कौन चेहरा हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो वहां चेहरा होंगे नहीं, तो बाकी वो और कौन से चेहरे जो दौड़ में हैं? देखिए, भगवंत मान का विकल्प फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा भगवंत मान ही है। हरपाल चीमा है जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, क्योंकि दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो इन दो चेहरों से के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको जो ज्यादा लोकप्रिय हो। भगवंत मान जो है वो क्योंकि पंजाब की जनता वो कलाकार भी रहे हैं, हाँ। और पंजाब की जनता जो है वो उनको बेहद करीब से जानती है, और खास तौर पर जो उनका भाषण है, हाँ। वो बेहद दिलचस्प होता है। वो चाहे वो कटाक्ष कर रहे हों विपक्षी पार्टियों पे, या हाँ। फिर अपनी कलाकारी के अनुसार उन्होंने मनोरंजन लोगों का किया है, तो दोनों में कहीं ना कहीं माहिर माने जाते हैं। इसलिए लोग जो हैं लोगों में वो ज्यादा लोकप्रिय हैं। लेकिन देखना होगा कि आज आम आदमी पार्टी के पिटारे से कौन सा नाम निकलेगा, तो क्योंकि जनता ने सुझाया है। एक चीज समझेंगे, चीमा और हम भगवंत मान की बात करें तो भगवंत मान सांसद भी हैं, तो सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा रहा, उसको पंजाब की जनता कैसे जज कर रही है? क्योंकि उसके आधार पर फिर आगे चयन होगा ना कि भाई आप सांसद में क्या काम ने किया, फिर सीएम के तौर पे आप क्या काम करेंगे। देखिए, भगवंत मान की लोकप्रियता का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि जब पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, तो 4 सांसद चुनकर आए थे, और उस वक्त देश में कहीं भी आम आदमी पार्टी की कोई सीट नहीं आई थी। केवल पंजाब में 4 सीटें आई थी, जिनमें भगवंत मान भी शामिल थे। लेकिन जब दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें सिर्फ भगवंत मान ही चुनकर आए, यानी दूसरी बार भी वो सांसद बने आम आदमी पार्टी के। और यहीं से भगवंत मान की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा में भी उनका जो अंदाज होता है मुद्दे उठाने का, वो बेहद दिलचस्प होता है। चाहे विपक्ष के लोग भी हों, वो भी उनको काफी दिलचस्पी से सुनते हैं, क्योंकि उनका अंदाज जो है वो मुद्दे उठाने का वो भी काफी एक अलग ढंग से होता है, दिलचस्प होता है, क्योंकि कलाकार हैं। तो लोकप्रियता जो है उनकी पंजाब में काफी है, फैन फॉलोइंग काफी है, न केवल पंजाब में बल्कि एनआरआई जो लोग हैं वो भी उनको काफी पसंद करते हैं, और साफ कोई से अपनी बात रखने में माहिर हैं भगवंत मान। अच्छा कुलवीर, आपने एक अच्छी बात बताई, चूंकि पंजाब में ज्यादातर लोग एनआरआई हैं, तो इस समुदाय के लोगों को भी साधना होगा, और उसमें आपने एक अच्छी बात कही कि उसमें जो है भगवंत मान ने एक अच्छी खासी पैठ बना रखी है। और जैसा कि संसद में आपने बात कहा, तो जो आम आदमी पार्टी की स्टाइल होती है कि आक्रामक तरीके से मुद्दों को उठाना, और वो करते हैं, तो यानी माना जाए कि आज इस रेस में सबसे आगे भगवंत मान ही रहेंगे। देखिए, उम्मीद तो उन्हीं के नाम की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में पंजाब के यदि चेहरों की बात करें तो आम आदमी पार्टी में ये कहें कि जो लाइन है नेताओं की, बड़े नेताओं की, वो भगवंत मान से शुरू होती है और भगवंत मान पे ही खत्म हो जाती है। यानी दूसरा कोई विकल्प पंजाब की जनता के पास उन जैसा लोकप्रिय चेहरा नहीं है। और दूसरी बात रही भगवंत मान का, जो जिस तरह से जानते हैं, जिस तरह से सियासत में उनको जानने लगे हैं लोग, तो निश्चित तौर पर एक कड़ी मेहनत उन्होंने की है, और स्टेज की रौनक होते हैं वो आम आदमी पार्टी की। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी में यदि पंजाब से चेहरा चुनते हैं पंजाब के लोग, पंजाब का ही सीएम चेहरा चाहेंगे, तो हो सकता है कि भगवंत मान के चांस जो है वो ज्यादा हो। ठीक है कुलवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो 12 बजे इस चीज का खुलासा हो जाएगा कि कौन सीएम पद का चेहरा होगा। महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से विवादित बयान दिया कि मैं मोदी को मार सकता हूं, गाली दे सकता हूं। अब इस पूरे मामले में बीजेपी ने जब आक्रामक तेवर दिखाए, उनकी किरकिरी हुई, तब अब वो अपने बयान से यू टर्न ले रहे हैं, और ऐसे में अब वो अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को कुछ नहीं कहा था, मैं उनकी पद की गरिमा का सम्मान करता हूं। यहां पर लोकल एक गुंडा है और उसके लिए मैंने ये बात कही थी।
तो जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ था, चाहे पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का चूक मामला था, ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के नेता बयान दे रहे थे और उसी वक्त इनका भी बयान आया था। शुभम हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शुभम, अब देखिए बड़े पद पर हैं वो, और जिस तरीके से उनका बयान आया कि मैं मोदी को मार सकता हूं, हालांकि अब उस पर पलट गया कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया, कोई लोकल गुंडा है, मैंने उसके बारे में ऐसी बात कही थी। तो क्या लग रहा है कि अब इस पूरे मामले में वो घिर गए हैं क्या? जी देखिए अंजनी जी, नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, इससे पहले विधानसभा में वो स्पीकर रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। इससे पहले वो 2014 में जब मोदी की लहर थी तब वो बीजेपी पे जुड़े हुए थे, 2017 तक तो वो सांसद थे, उसके बाद फिर से वो कांग्रेस में आ गए। अब देखिए पूरे 5 राज्यों में चुनाव है, वो महाराष्ट्र के भंडारा जिले में गए थे जहाँ पर ग्राम पंचायत चुनाव था। वहां अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते, इसको मराठी में कहते कि मैं मोदीला मारू सकता, यानी इसका अर्थ होता है कि मैं मोदी को मार सकता हूं। इसके बाद पूरे प्रदेश भर में बवाल मच गया। जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी वो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे। मामला जब पुल पकड़ने लगा तो नाना पटोले खुद आके माफी मांगे। वहां पर उन्होंने इसकी पूरी जो मीनिंग है वही बदल डाली। उन्होंने कहा कि मैं मोदी का जिक्र किया, ना कि मैंने नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री उनका जिक्र नहीं किया। मैं मोदी वहां के जो लोकल गुंडे है उसे मार सकता हूं, उसे गाली दे सकता हूं, वो मेरे सामने आके चुनौती है इसलिए वहां पे आए। तो ये सारी चीजें इसमें बातें आ गई। तो जिस तरीके से मोदी शब्द, क्योंकि जैसे ही मोदी शब्द का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में लोगों के जिक्र आता है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन वहां पर मोदी ये लोकल गुंडे की बात कही जा रही थी। नाना पटोले अब इसमें माफी मांग लिए। वो कह रहे हैं कि चुनाव है, इस वजह से मेरे बयानों को गलत किया जा रहा है। मैंने मोदी का नाम लिया, ना कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री उनका नाम नहीं लिया। कुल मिलाकर जिस तरीके से तूल पकड़ते जा रहा है, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे जरूर आई है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह आज का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई सारे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वे जो है गुस्से में है। वो नाना पटोले को सलाह दे रहे हैं कि अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, ऐसे शब्दों का उपयोग न है। क्योंकि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उसी तरह से कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने भी मोदी जी की मिमिक्री की थी विधानसभा, जिसके बाद उनके ऊपर दबाव बना गया, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। तो विपक्ष जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है, वो लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी जो पार्टी है बीजेपी उसे लगातार टारगेट रखती है। लेकिन अब जो जिस तरह से जो मामला है इसमें कहीं न कहीं अब जिस तरीके से बीजेपी, अब देखना होगा क्या अगला जो है वो कदम उठाती है, क्या एफआईआर दर्ज करवाती है, लोकल पुलिस स्टेशन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। क्योंकि नाना पटोले एक बड़े नेता है, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, विधायक हैं, और साथ ही साथ इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। जी चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। हालांकि वो अपने बयान से पलट गए, उन्होंने साफ किया कि मैंने पीएम के लिए ऐसी बात नहीं कही थी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर यूपी से आ रही है, लखीमपुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी और लखीमपुर खीरी कांड के ये मुख्य आरोपी हैं और उनकी जमानत को लेकर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ये सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि उनको बेल मिलती है या वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था और जो एसआईटी की जांच टीम थी उसने इस चीज़ को माना था कि जानबूझकर पूरे प्लानिंग के तहत किसानों को कुचला गया था। ये आपराधिक साजिश थी, हत्या का मामला था। इसके बाद उनके ऊपर ये मुख्य आरोपी बने थे। और नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा तो मुख्य आरोपी हो गए हैं, अब जमानत अर्जी लगातार वो लगा रहे हैं। आज क्या लगता है कि कुछ उनकी मुश्किलें आसान होंगी? जी देखिए, आज आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत की अर्जी लगाई गई है। उन्हें झटका लगेगा या फिर उन्हें राहत मिलेगी, ये सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 3 अक्टूबर 2021 को घटी ये घटना ने पूरे सियासी हल्के में तूफान मचा दिया था। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा था और लिहाजा उसने शुरू में छुपने की कोशिश की और कहा कि वो इस घटना में शामिल नहीं। लेकिन जब एसआईटी ने जांच की तो उसके बाद सारा मामला खुल के सामने आया कि आशीष मिश्रा गाड़ी में मौजूद था, उसके साथ अंकित दास भी मौजूद था। इस समय 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में और आज आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इसकी रिक्वेस्ट खुद उनके वकील ने करी थी, तो लिहाजा आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि जो विपक्ष का जितने भी नेता हैं वो सभी इस मुद्दे को रोज उठाते हैं कि आखिर अब तक आशीष मिश्रा टेनी के जो पिता हैं
उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई। बड़े बड़े आंदोलन हुए और अगर आज आशीष मिश्रा को जमानत मिलती है तो राहत भले मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जमानत के बाद जरूर बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, ये सही पॉइंट आपने उठाया कि चूंकि आधार क्या होगा जमानत का, आरोप आपके ऊपर लग चुके हैं कि भाई मुख्य आरोपी आप ही हो, तो ऐसे में जमानत अगर मिलती है तो कहीं न कहीं विपक्ष को हमला करने का एक और मौका मिल जाएगा। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए आपका। तो ये बड़ी आज की खबरें थी, इन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।